क्या मदन, तुम भी लेट? गुड मॉर्निंग। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? हाँ, बेस। बेस है, ओके, बेस है। सेकंड, फॉस्फेट, शुगर। वेरी गुड संदीप। कौन सा शुगर है? पेंटोज, मतलब 5 है। और कौन सा है इसमें स्पेशली? राइबोज। राइब्यूलोज भी नाम करके एक शुगर आता है, वो भी पेंटोज शुगर है। लेकिन डीएनए में कौन सा है? राइब्यूलोज नहीं है, राइबोज है। ठीक है, समझ गए हैं? बेस के लिए फॉस्फेट तो फॉस्फेट है, कहां से मिलेगा हमको? हड्डी चबाने से, है ना। और नट्स एंड सीड से, है ना। जो आजकल वो ड्राई फ्रूट को एकदम मिक्स करके आ रहा है, मदन को बताया था, है ना। ट्रेल मिक्स करके आता है। चुपचाप एक डब्बा खरीद लो और बस थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी खाओ। एक एक मुट्ठी, मुट्ठा मत खाना, एकदम थोड़ा सा, ऐसे समझो सोना खा रहे हो। 300 रुपए का आधा केजी मिलता है, समझो सोना खा रहे हो। सही में दिमाग के लिए वो सोना है। अगर तुम एग्जाम, अगर हम यहाँ खड़े हैं ना, तो बिकॉज ऑफ दैट। सही बता रहे हैं। हेल्थ इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। गर्मी बहुत है और अभी तो थोड़ा ठंडा होना शुरू हुआ है, थोड़ा बेहतर है। बट जो लोग वो 55 ये 40-45 डिग्री में बीमार हुए तो वो अब रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। स्ट्रेस हो रहा है, कोशिश करो अदरक की चाय पीने का, पानी में बस खौला के, दूध नहीं, दूध छोड़ दो। चाय जो है सुबह सुबह मत पीना, शाम में पीना। डोंट टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। चाय सुबह मत लो, बंद कर दो। सलाद, सैलेड, ये सब लो, देखो तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं। बेस कितनी तरह का है? हम लोग क्या देखे? न्यूक्लियोटाइड में बेस है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट के बारे में भी जान गए, हमको बोन से मिलेगा, है ना। और किससे मिलेगा? सीड से, नट से हमको मिलेगा। बेस में क्या क्या है? तो इसको दो ग्रुप में क्या बोलेंगे? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन में क्या आएगा? ए और टी आएगा। पायरिमिडीन में हाँ, जी और सी, और यू भी आएगा। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, गुड। अरे वाह, ये लोग तो तेज बच्चा हो गया। हाँ गुड गुड। ए और जी, और यहाँ थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल बस किस में आएगा? आरएनए में। हम लोग पढ़ रहे हैं यूरासिल का, सिर्फ बता देना कि यूरासिल आरएनए में होता है, थाइमिन की जगह पे, ठीक है। हम लोग ये तीनों देख लिए, देखे कि नहीं देखे? कैसे पेयरिंग होता है? जब हम लोग बेस, फॉस्फेट, शुगर बोलोगे तो उसके बाद सबसे पहले बेस को एक्सप्लेन करोगे। बेस क्या चीज है? तो बोलोगे ये नाइट्रोजिनस बेस होता है, शरीर जो है वो बना लेती है, स्पेशली लिवर में इसका सिंथेसिस होता है। और बोलोगे दो तरह का होता है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन, गुआनिन, और इसमें थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, ठीक है। फिर बताओगे चारगाफ रूल का पेयरिंग। पेयरिंग बताओगे, व्हाट इज द पेयरिंग? एडेनिन विल पेयर विथ थाइमिन, ए टी, है ना। गुआनिन विल पेयर विथ साइटोसिन, ठीक है। और अगर मान लो एडेनिन, अगर थाइमिन की जगह पे अगर यूरासिल है तो वो क्या है? डीएनए है कि आरएनए? आरएनए। वेरी गुड, ठीक है। हो गया, अपने को इतना पता चल गया। फिर और क्या बताओगे? एडेनिन और थाइमिन के बीच में पहले प्यूरिन्स और पायरिमिडीन के बारे में बताओगे ना। प्यूरिन क्या होता है? डबल रिंग या सिंगल रिंग? डबल रिंग, ठीक है। कैसे बनाओगे? ये जब बता रहे हो पेयरिंग चारगाफ रूल में, फिर ऐसे बताना कि एडेनिन है, ये एडेनिन है, ऐसे और बना देना और बस ए लिख देना, कोई जरूरत नहीं है पूरा डिजाइन का, वो पूरा समझ जाएगा जो भी एग्जामिनर है। एडेनिन विल पेयर विथ थाइमिन, और यहां क्या दिखा दोगे? दिस इज व्हाट?
हाइड्रोजन बॉन्ड, ये याद रखना, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसके बाद क्या बताओगे, साइटोसिन एंड गुआनिन, कितने बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। बेस समझाने के बाद बोलोगे कि यही पेयरिंग आपस में स्टैक करता है। अब बताओगे कि ये इकाई बनती कैसे है। तो एडेनिन और थाइमिन हुआ, इसके साथ शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है ना, पेंटोज शुगर, तो 5 कोना बना देना, हो गया। अब पेंटोज के साथ फिर क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट, फॉस्फेट, फिर इसी से वापस से क्या जुड़ा हुआ है ना, इस तरीके से बना देना। बोला ये पेंटोज, पेंटोज कर लोगे, ये वाला बना दें, ये वाला बनाओगे फिर से। ठीक है ना, इधर भी बना लेने का। ऐसा वाला बनाए थे ना कल, डायग्राम देखे थे ना, अच्छा हम नहीं दिए तो कोई प्लीज ले लेना, है ना। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ बेस पेयरिंग, इसी तरीके से आपका ये जो बेसेस है ना, एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया हुआ है। अब बोलोगे कि क्या रिपीट होता है, कैसा रहता है, ये जो डीएनए जो आपका बन रहा है, क्या ये फिक्स होता है, पहले यहाँ अगर ए है तो यहाँ टी है, ए के बाद फिर सी और जी, फिर जी और सी, फिर ए और टी, कोई फिक्स नहीं है, सब अलग अलग है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में चालू हुआ था ना, वो यही खोज रहा था कि इसका सीक्वेंस क्या है डीएनए का। समझ रहे हो कितना सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को पैसा मिला होगा उस टाइम। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो कहाँ से, मतलब पैदा ही हुए थे, ठीक है। तो 1991, नहीं बाद में हुए हम, जब स्टार्ट हुआ था तो हम नहीं थे। तो 1990 से शुरू हुआ, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और कितना साल लगा, 2003 में 4 में कंप्लीट हो गया। उसमें क्या कर रहे थे लोग, जो ह्यूमन का कोशिका का केंद्रक है उसके अंदर जो डीएनए है जितना, मतलब गुणसूत्र कितना है, 23 जोड़ा, इस 2300 जोड़ा में क्या सीक्वेंस है, पहला क्रोमोसोम के अंदर पहले ए है, एटी है कि सीजी है कि जीसी है कि एटी है, क्या सीक्वेंस ही पूरा खोज लिया आदमी लोग। सोचिए तो कितना टैलेंटेड, हाँ, मतलब खोज लिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट। इंडिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं था, इंडिया बाहर था इससे। क्यों, इंडिया बेवकूफ था। क्यों, हम लोग उसी टाइम एलपीजी जानते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम लोग बस 90 के दशक में दुनिया के लिए अपना इकोनॉमी ओपन ही किए थे, स्टार्ट ही किए थे, अनलाइक चाइना, ठीक है। तो उस टाइम तब तक तो ये स्टार्ट हो चुका था। और इंडिया जो है बायोटेक की फील्ड में अभी कदम भी नहीं रखा था। तो ना वो कदम रखा था, ना उसके पास ट्रेंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट लाइक मी थे, नहीं था ना। तो फिर उसके बाद जब हुआ, पहले बायोटेक की पढ़ाई शुरू हो गई सारे कॉलेजेस में, पीजी में, यूजी में बायोटेक का सेक्शन। आप सुने होंगे बायोटेक, कब सुने हैं, 2000 के बाद सुने होंगे आप कि बायोटेक डिपार्टमेंट है, सुने थे बच्चा में, अच्छा छोड़िए, ओके। मतलब हाँ 2000 के टाइम में, मतलब हम लोग के टाइम में वो आया ही था। एनसीईआरटी जो है उसको ऐड की थी 2000s में, वो ऐड हो चुका था। पहले लोगों को, क्योंकि मेरी मम्मी भी बायोलॉजिस्ट है, उनको जब बताते हैं कि डीएनए के अंदर, पहले वही एक्चुअली मेरी फर्स्ट टीचर वही है, शी मेड मी क्यूरियस। देख रहे हो एक पढ़ी लिखी माँ क्या जनरेशन निकाल देती है। इतना कि भोपाल के हिंदी विद्यालय से पढ़ के, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से पढ़ के, आज वो हमको देश विदेश घुमा दी, तो इतना प्रबल बनाई। तो तुम लोग भी वो मिसाल बनो।
अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इतना केपेबल रहो कि तुम अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को भी इग्नोर मत करो, वाई क्रोमोसोम छोटा होते जा रहा है ना। लड़के भी अगर अच्छे होते हो, परवरिश पे डिपेंड करता है, लड़के लड़कियां दोनों ही, ठीक है। तो इतना उन लोग को इंस्पायर करो कि दे हैव दैट ह्यूमिलिटी एंड एट द सेम टाइम दे कैन गो। तो उनको जब हम बोलते थे कि डीएनए के अंदर ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं, हाँ सीक्वेंस देख रहे हैं, इसका पता है कैसे होता है, इसको हम लोग आइसोलेट करते हैं। तुम लोग डीएनए निकाल लेते हो, हम लोग निकाल भी नहीं लेते, ये डिजाइन करने आता है हमको। इसी का तो 33 लाख मिलता था। दिस सीक्वेंस, और देखो बायोटेक में अगर ये जो सीक्वेंस है, अब तुमको बता रहे, इस सीक्वेंस से यहाँ पे हमको एक नया सीक्वेंस डालना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे हम लोग करते हैं बताएंगे, जब हम लोग थोड़ा डीएनए पढ़ लेते हैं तब तुमको हम बताएंगे कि हम क्या काम करते हैं, हमको काय के इतने पैसे मिलते हैं रांची की लड़की को, समझ रहे हो, क्यों इतना पैकेज है। आसान नहीं है, ठीक है, आई विल टेल यू, पहले अभी समझो। हम लोग जीन मैनिपुलेशन करते हैं, जीन गन होता है, ऐसे बंदूक वाला नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जीन गन एकदम स्पेसिफिक टाइम पे उसको दबाना होता है, ताकि डीएनए के प्लेट्स के बीच में तुम्हारा डिजायर्ड सीक्वेंस चला जाए, ठीक है, जीन सीक्वेंस चला जाए। ओके, बताएंगे, पहले समझते हैं जीन सीक्वेंस क्या है, ठीक है। ऐसे गूगल करोगे मेरा नाम तो मिल जाएंगे हम तुमको, क्यों मिल जाएंगे, कुछ कुछ किए होंगे लाइफ में तभी मिलेंगे, है ना। तो इसलिए ना, क्योंकि यू पब्लिश, और मेरे जैसा बहुत लोग हैं, हम कोई नयाब नहीं है, बहुत लोग हैं, ठीक है। और रांची से बहुत लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जेएनयू से पढ़े हैं। ऐसे ही हम लोग वर्ल्ड में सेकंड स्थान पे नहीं है। सेकंड मींस इंडियंस एज अ साइंटिस्ट सेकंड नंबर पे हैं, और फर्स्ट पे अमेरिका है, और अमेरिका के नासा में इंडियंस ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग को 1 ले लो। हम लोग का ब्रेन, एक एवरेज ब्रेन, बहुत अच्छा रहता है, समझ रहे हो। एनीवेज, कम बैक टू दिस। आज तुमको हम बताते हैं ये जीन होता क्या है। अब रेडी हो जीन कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जीन क्या होता है, डीएनए और जीन में क्या अंतर है, यहां समझ लो आज ही। ये तो आप जान गए। हम तुमसे बोलेंगे डीएनए, फिर बोले जीन, और बोले क्रोमोसोम। है ना, डीएनए समझ गए हैं, कोई दिक्कत है। और पूरी दुनिया को मालूम है, तुम्हारा अगर एक सेल निकाल लिया कोई, तुम्हारा एक सेल निकाल लिया, तुम्हारा सेल का सिर्फ डीएनए को रीड करने के बाद तुम्हारे बारे में सब बता देगा, समझ रहे हो। कुंडली, कुंडली से भी डेंजरस। एग्जैक्ट तुम्हारे में कौन से, बॉडी में कौन सा एंजाइम नहीं बनता है, कौन सा एंजाइम बनता है, क्यों तुमको वो रोग है, क्यों तुमको मेटाबॉलिक एरर है, ये सब बता दिया जा सकता है आज के डेट में। लेकिन जब तुम होल जीनोम सीक्वेंस कराओगे ना, बड़ी पैसा लगता है। हम एक केचुआ का छोटा सा जीन सीक्वेंस करा रहे हैं, कि हम बोले कि भैया इसका प्रोटीन निकाल दिए हैं, इससे डीएनए निकाल के बता दो इसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग कितना लगेगा। तो बोला ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब उतना भी ज्यादा नहीं, करोड़ नहीं लगता है, ये भी बता दें। तो 50-60,000 बोला है हमको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो भी नहीं है मेरे पास कि मेरे को अर्थवॉर्म का 50-60 उतना का हम कुछ कर लेंगे, है ना। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस, मतलब अपना सॉफ्ट पावर इतना अच्छा रखे हम लोग। मतलब अगर इफ यू आर अ गुड साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट विल हेल्प यू। देयर इज वन साइंटिस्ट इन सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, ही साइंटिस्ट जी, सुपर सीनियर साइंटिस्ट। ही सेड यू आर डूइंग गुड जॉब डॉली, मेरे प्रोजेक्ट में पैसा बचा हुआ है, आई विल डू द सीक्वेंसिंग फॉर फ्री। तो लेट्स सी, अगर वो हो जाता है तो हम लोग पता कर पाएंगे आखिर अर्थवॉर्म में, रांची के अर्थवॉर्म में क्या गड़बड़ी है, क्या उसका मेटाबॉलिज्म क्या खराब हो रहा है कि उसका साइज छोटा होते जा रहा है, जन्म नहीं दे पा रहा है, कुकुन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। तो ये डीप स्टडी होती है, ठीक है, ये काम होता है। तो वो जीन सीक्वेंसिंग, आज के डेट में आप किसी का भी जीन सीक्वेंसिंग करा सकते हैं। और ये सीक्वेंसिंग करके लोग क्या किए, अपने पास रख लिए नहीं, एक डेटाबेस बनाए, ठीक है। डेटाबेस क्या सब लोग उसको देख सकता है, यस आप भी देख सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन है, अभी गूगल करिएगा तो मिल जाएगा, बोलिएगा तो हम सिखा भी देंगे। NCBI,
एनसीबीआई एक साइट है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ऐसे बी एनसीबीआई, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम डालिएगा और बोलिएगा कि आप अपना खुद से करके देख सकते हैं। एनसीबीआई खोलिएगा तो एक बॉक्स खुलेगा, उसमें लिखेगा ह्यूमन इंसुलिन और सर्च मारिएगा, नीचे पहला आपको खुलेगा ह्यूमन इंसुलिन, मतलब इंसुलिन पे काम सबसे ज्यादा हो रहा है, उसको खोलिएगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ABCD ऐसे पूरा लंबा सा ATCG ये सब पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको DNA का सीक्वेंस आपके इंसुलिन का क्या है वो पता चल जाएगा। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काम है, आपका काम नहीं है, बस बता दे रहे हैं कि मिल जाता है। अब सोचो ह्यूमन तो पूरा सीक्वेंसिंग कर लिया, अब बात आता है जीन का। जीन क्या होता है? देखिए DNA का ये जो इतना सीक्वेंस है ना, ये DNA से ही प्रोटीन DNA से ही RNA बनेगा और RNA से ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये बताइए क्या ये जो जितना सीक्वेंस है क्या ये सारा कोड करेगा? तो आंसर है नहीं। बहुत सारे सीक्वेंस बीच में जो पड़े होते हैं ना, जिससे कुछ भी RNA नहीं बन सकता और ना ही उससे प्रोटीन बन सकता है, ठीक है। सिर्फ कुछ ही सीक्वेंस से आपका काम का चीज बनता है, प्रोटीन बनता है। तो वो सीक्वेंस ऑफ DNA जिससे कोई फंक्शनल प्रोटीन बनता हो उसी को बोलते हैं जीन्स। अब समझ गए? जिससे नहीं बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, वो सब कचरा है हमारे लिए, नॉन कोडिंग रीजन है। बुझाया आपको? अब समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं? हाँ, जैसे ये देखिए, ये इतना लंबा है ना, इसका मतलब इसमें गिनिए तो कितना न्यूक्लियोटाइड होगा, कितना न्यूक्लियोटाइड का जोड़ा है, गिनिए तो कितना है? 11। तो ये जो जोड़ा को क्या बोलते जानते हो? बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। तो बोले इसमें कितना बेस पेयर है? 11 बेस पेयर है। अब देखिए इस 11 बेस पेयर में से ये 11 बेस पेयर्स में से मान लीजिए ये 5 बन के एक जीन बनाया और ये मान लीजिए 6-7 मिल के एक दूसरा जीन बनाया और ये 2 वाला कुछ नहीं बनाया। तो इस 11 बेस पेयर में कितना जीन हो गया? 2 जीन हुआ। और ये जीन, थैंक यू, तो ये एक जीन जो है ये बाद में प्रोटीन बनाएगा और वही प्रोटीन या तो एंजाइम की तरह काम करेगा या आपको मदद करेगा बाकी चीज में। समझ गए ना? बहुत सारा फंक्शन होता है प्रोटीन का, ठीक है। या तो एंजाइम बनाएगा, या तो फिर हार्मोन बनाएगा, या तो फिर नॉर्मल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक। समझे? आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी है, मतलब कोशिकाएं आपकी बार बार DNA को खोलती हैं, उससे RNA बनाती हैं और RNA से प्रोटीन का निर्माण करती है। इसीलिए आप पूरा प्रोटीन के बने हुए दिख रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये एक जीन, ये 2 जीन, समझ गए? तो जो भी DNA का सीक्वेंस जो कि एक प्रोटीन मतलब कार्यशील प्रोटीन का निर्माण करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। समझ गए? समझ रहे हैं ना? घुसा है दिमाग में प्रतिमा? नहीं? अरे आज कैसे नहीं घुसा? पानी पियो, पानी पियो। अरे सबका तबीयत खराब है, मेरे घर में लाइट भी नहीं है, बताओ, तो परेशान है हम बहुत। पानी पियो जी सब लोग, पी लो मदन। सुनिए सब लोग एक एक मल्टीविटामिन टैबलेट खरीद लीजिए। हम जानते हैं खाना भी अच्छा खाते होंगे आप लोग, लेकिन अभी एग्जाम की होड़ में आप लोग नहीं खा पा रहे होंगे। क्या बात सही है? सब लोग थक जा रहे हैं, ऊपर से स्ट्रेस अलग। एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे चिड़चिड़ा, मतलब प्रतिमा से 5 दिन पहले बात करके कोई दिखा दो, हम मान जाएंगे। 5 दिन पहले किसी का भी मर्डर कर सकती है, ठीक है, तो इससे दूरी बना के रखे, है ना। तो ये हो सकता है, जो आदमी सीरियसली तैयारी किया होता है ना उसको चिड़चिड़ाहट हो ही जाती है, ठीक। तो उसको बैलेंस करना है। पी लीजिए पानी, संदीप ढकेल लो पानी।
नहीं, अलग होता है तभी ना हम लोग अलग दिखते हैं। सबका सेम हो जाएगा ना तो हम लोग ट्विंस हो जाएंगे। चाइनीज लोग में सेम होता है, सब एक के जैसा दिखता है। मजाक है ना, चिढ़ाने के लिए। हम तो बोलते भी थे लैब में, तुम लोग का सबका बेस पेयरिंग सेम है। मेरा 2 स्टूडेंट था, देखो ना, मतलब हमको इतना टैलेंटेड एनयूएस भी समझता था कि मेरे अंडर 2 स्टूडेंट दे दिया था, दोनों चाइनीज। जर्मनी भी गए तो मेरा सीनियर को स्टूडेंट नहीं मिला, हमको मिल गया। हम बोले अच्छा, कुछ ज्यादा ही टैलेंट है क्या? लक था, लक। ठीक है, तो एक का नाम था लिक्वे, एक का नाम था सिन हुई। दोनों ही हमको सेम दिखता था, तो उन लोग का हो सकता है बेस्ट पेरेंट्स सेम। भाई बहन लोग का मैच करता है। पेरेंट्स एक ही है, मेंडल का सिद्धांत इसके बाद पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा ओ मैम क्या बोल रही थी। ठीक है, अभी जीन, डीएनए और कैसे होता है, अब फिर उसके बाद सेल विभाजन पढ़ेंगे, तब देखिएगा आपको इतना क्लियर हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो आप अपने आप लिख दीजिएगा पेपर में। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब समझ में आया है? तो ये जो डीएनए है, हम सोचे बारिश हो रहा, बस बादल गरज रहा, हम खुश हो गए थे। कोई बात नहीं, चलिए। तो अब देखिए, ये अगर आपका न्यूक्लियस, ये आपका सेल है, कोशिका है, इसका केंद्रक है, तो इसमें 2300 जोड़ा जो डीएनए है, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, आपस में से लटपटा के ही रखा हुआ होगा, है ना। लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये जोड़ा हम ऐसे बना दे रहे हैं। दिखाई देना आपको सेट बना हुआ, हाँ। और लास्ट का जो 23वां होता है वो कैसा होता है? अगर दोनों बराबर हुआ तो लड़की, बराबर और एक ऐसे रहा तो लड़का, क्योंकि क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा है। देख लो कितना लड़का लोग दिख रहा है तुमको, समझ रहे हो? लड़कों का अस्तित्व खतरे में। ठीक, यही कॉन्सेप्ट से, मतलब एक मेरा मुस्लिम कॉलीग था, बोला इसीलिए हम लोग 4 शादी करते हैं। ठीक है, हम बोले बायोलॉजी का इस्तेमाल तो कि हम लोग अब खत्म होने वाले हैं, तो फिर इसीलिए ऐसा। ओके ठीक है। और अब देखिए, लड़की पे डिपेंड करता है, जैसे पुराने लोग सब बोलते थे ये लड़की हमको लड़की पैदा करके दी, इसको मारो। लड़की पे डिपेंड करता है कि लड़का पे? लड़का पे, मारो उसको, है ना। लड़की तो हमेशा एक्स ही देगी, एक्स और एक्स ही है, एक्स और वाई थोड़ी है। लड़का के पास है एक्स भी है, वाई भी है। अब वो लड़की पैदा करे तो बोलो तुम्हारे पास वाई वाला नहीं था जी, है ना, उसको जाके बोलो। और तो और बता रहे हैं, बाकी जानवरों में ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो आपको पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन कि आखिर लड़का कब पैदा होगा और लड़की कब पैदा होगा, ये भी साइंस पता कर लिए। शौक ना, बता देंगे हम सब, तो तुम लोग बोलोगे अरे अब हमको हाँ इस पर लड़की चाहिए। अरे आजकल तो ऐसा भी नहीं सुने, मतलब एक आदमी अपनी बीवी को खूब पिटा क्योंकि उसको लड़की नहीं दी, लड़का हुआ, इसलिए वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। बोले वाह, ये भी एक नया है। नहीं, वैसा भी नहीं करना है, पीटना उठना क्या फायदा फिर। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ जानवरों में, कुछ स्पीसीज में सेक्स डिटर्मिनेशन पता चल जाता है। लाइक मगरमच्छ में अगर टेम्परेचर, अगर उसी अंडे को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बाहर हुआ ना, मतलब एग्स तो बाहर आ गए, मतलब ग्रोथ नॉट फर्टिलाइजेशन। अब ग्रोथ बाहर जब हो रही है, तो अगर तुम टेम्परेचर को 20 डिग्री से ऊपर रखोगे तो फीमेल्स पैदा होगी, उसको उससे नीचे रखोगे तो मेल्स होगा। ये सब अभी तक बाकी जानवरों में पता लगाया गया है। अब हो सकता है कुछ दिन में ये भी पता लग जाएगा कि हम लोग वी कैन मेक इट अ गर्ल और अ बॉय। ज्यादा दिन दूर नहीं है। आखिर ऐसा क्या होता है कि हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे, जो कि अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। एज अ प्योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट
आई वुड सजेस्ट कीप इट नेचुरल। बहुत लोग कहते हैं सेब खाओ बेटा, सेब खाओगी तो फिर लड़का होगा, संतरा खाओगी तो लड़की होगी। हम लोग भाई ये क्या है ना। अब ये कौन सा साइंस है। बहुत सारे लोग कि सुबह अगर अगरबत्ती दिखाए तो लड़का होगा, शाम में सांझ दिखाए तो लड़की होगी। तो मेरे सीनियर भैया हैं, हमसे यही सब पूछते रहते थे, हम भी उनको कुछ कुछ यूट्यूब से देख के ऐसे ही बता दिए। खूब ट्राई किए लड़का, लास्ट में लड़की होगी। ठीक, लड़की होने के बाद, और हाँ टेस्ट ट्यूब बेबी में दे वेंट फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब रांची में भी हो गया है। बहुत सारे कपल्स जो होते हैं एक एज के बाद उनको बेबीज नहीं हो पाती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इंडिया में बढ़ते ही जा रहा है, फर्टाइल फीमेल मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। लड़कियां इतनी स्ट्रेस हो जा रही है ना, देख लो यहाँ 10 लड़कियां बैठी हैं, सब स्ट्रेस में है, पढ़ना भी है। संदीप टेंशन में ले लिया गया, अरे जा, जो नहीं तैयारी कर रही होगी उसी को ढूंढेंगे। तो स्ट्रेस के चलते दिक्कत हो जाती है, स्ट्रेस के चलते। और लड़कियां जो है बहुत लेट से शादी कर रही है, लेट से शादी हम हो रही है, लड़के भी लेट से शादियां कर रहे हैं। हम लोग वाला जो जितना जनरेशन है सब टरका रहे हैं हम लोग। तो दिस इज गोइंग टू हैम्पर, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है बेबीज करने में। तो वहां पे क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी अगर जा रहे हो तो देखा जा रहा है 60% से ऊपर लड़कियां ही पैदा हो रही हैं। चांसेस जो है 60-40 का रेशियो है, ये भी हो रहा है। तो टेस्ट ट्यूब में ज्यादा बेटर लड़कियां सरवाइव कर रही हैं। देखो लड़कियां सब में आ गया, तो बॉयज जो है वो नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक, डोंट वरी बॉयज। चलो आ जाओ यहाँ। तो अब जीन समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कितना डीएनए हो गया, तो 2300। तो एक एक पहला क्रोमोसोम का कौन सा पहला जोड़ा जो है उसका सीक्वेंस, उसमें क्या है, उसको अगर खोलिएगा तो पता है कितना लंबा है ये, कितना बेस पेयर होगा पहला क्रोमोसोम में, बताइए। यहाँ 11 दिख रहा है ना, तो पहला वाला में कितना पता है, पहला वाला जो जोड़ा है दोनों में कितना बेस पेयर है, कैन एनीवन टेल? 10,000 से भी ज्यादा बेस पेयर है। ठीक है, अभी 10,000 को आदमी जान गया है, एक एक लाइन बाय लाइन जान गया है कि एडेनिन पहला है, एडेनिन से थाइमिन जुड़ा हुआ है, पहला जो 15 जो है एडेनिन और थाइमिन का ही रिपीट्स है, इस टाइप का सबको सब पता चल गया है। अब देखिए ये कैसे कोड करता है, ये आखिर कैसे बनाता है प्रोटीन, एक शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। हरगोविंद सिंह खुराना का नाम सुना है ना, वही डिकोड किए थे कि आखिर ये कैसे सीक्वेंस जो है वो बताता है प्रोटीन कैसे बनाता है। अब आपको बता रहे हैं, हर एक तीन जो जोड़ा नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, तीन तिड़वा जो भी है ना, तीन जो ये तुम्हारा सेट है ना, ये ना एक अमीनो एसिड बनाएगा। अमीनो एसिड समझ रहे हो, मतलब इससे पहले आरएनए बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड, सेम इतना ही 10,000 बेस पेयर का, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। क्यों? आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसके पास दूसरा स्ट्रैंड नहीं होता है। मतलब दूसरा जो ऐसे हम लोग जोड़ा बना रहे थे ए और टी के साथ पेयर, यहाँ पेयरिंग होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। जब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है तो अब ये आरएनए जैसे ही बन गया, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस से, यहाँ न्यूक्लियस में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, इस न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही बाहर आएगा इसको कौन पकड़ेगा, याद करो, बड़ा भाई छोटा भाई, राइबोसोम। राइबोसोम इसको पकड़ लिया, पर एकदम जोर से पकड़ लिया। अब ये जो यहाँ ये जो 3 सीक्वेंस है ना, इस 3 सीक्वेंस को पढ़ के ये एक अमीनो एसिड निकालेगा। समझो ये जो आरएनए है, जस्ट लाइक जैसे दुकानदार को तुम कैसे लिस्ट देते हो, लिखा हुआ चावल, तो वो जाता है चावल निकालने, उसी तरह ये 3 न्यूक्लियोटाइड को पढ़ेगा और एक अमीनो एसिड, और ये फिक्स है कि इसका सीक्वेंस जो है ना, कौन सा सीक्वेंस होगा तो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। कितना अमीनो एसिड है, 300 से ज्यादा है, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है वो कितना है, 20 है। तो 20 का सीक्वेंस पता हो गया है। ये कौन बताया था,
हमारा इंडियन साइंटिस्ट हरगोविंद सिंह खुराना, और उनके स्टूडेंट से हम पढ़े हैं, पीके यादव सर। हाँ बहुत अच्छा ना, यस लग रहा ना उनके स्टूडेंट हैं। हाँ क्या पता रांची में कुछ अवार्ड अवार्ड मिल जाए बुढ़ौती में। हाँ अरे वाह वाह, ठीक है। हाँ हम बोलेंगे ना मेरे भाई अधिकारी साहब, हम बनाए भाई, देखो लात मार के मत निकाल देना ऑफिस आएंगे तो, ठीक है। चलो प्लीज साइंस के लिए जरूर करिए, मतलब अगर हमको जेपीएससी देने का मन है ना तो सिर्फ और सिर्फ डीईओ का पोस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अगर हम स्कूल से ही बच्चा को नोट्स ना बता के ये सब और इसका मतलब बताने लगे और साइंस कराने लगे तो स्कूल स्तर पे, जिले स्तर पे क्या बच्चे मेधावी नहीं होंगे? क्या उनमें सोच नहीं डेवलप होगा? आज आप बायो की क्लास कर रहे हैं, जेपीएससी में कोई बायो की क्लास नहीं करता है। एक बात बता दूं, मैं कितनी खुश हूं, मतलब वो तो सीट खाली रहता है, ये 4 रो में भी स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं बायो क्लास में। ये पता है, ये क्यूरियोसिटी, अगर आपको स्कूल टाइम पे ही कुछ अच्छा बताया गया होता तो आज आप और कहीं होते। मानते हैं ना? अगर स्कूल से ही आपको हम मजबूत कर दिए होते तो, है ना? हम जानते हैं कि हम बहुत डीएनए आरएनए निकाल लेंगे, निकाल के हम फेंक भी दिए, पैकेज भी कमा के देख ली, मजा नहीं आया। हम चाहते हैं कि हम स्कूल लेवल पे करें। तो आप लोग जब ऑफिसर बनिएगा ना तो स्कूल लेवल पे सिर्फ आप अकेले, ऑफिसर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। उनको जरूरत पड़ेगा शिक्षक का, प्रोफेसर्स का। आप लोग ये दिमाग लगा के मदद करिएगा, ग्रुप्स बनाइएगा, एनजीओज बनाइएगा, या उनको रीच आउट करिएगा, हमारा भी एनजीओ है ना, तो वहां से रीच आउट करके स्कूल को मजबूत बनाइए, क्योंकि आपके भी बच्चे वहीं रहेंगे। आपके पास स्कूल नहीं होगा तो कहाँ पढ़ाई होगा? ठीक है, एनीवेज आ जाइए। तो आपको पता है, अब देखिए ये डीएनए से एक सिंगल आरएनए कैसे बनता है, ये पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब फिर इस आरएनए से ये अमीनो एसिड कैसे बना, इसको बोले ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिर जो है जीन एक्सप्रेशन, यहां पे हम बताएंगे आखिर ये 3 जब बना तो उससे कौन सा अमीनो एसिड कोड करेगा। अगर यहाँ जो 3 है, यहाँ पे क्या होगा सीक्वेंस, मान लीजिए यहाँ ए है, ए टी बताते हैं, आज पता चल जाएगा आपको। अगर मान लीजिए यहाँ ए है, यू है और जी है, ए यू जी, इसके लिए एक अमीनो एसिड का कोड जो है डिकोड कर लिया गया है। हरगोविंद सिंह खुराना उनको वो बता चुके हैं कि अगर ए यू जी होगा तो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, लाइसिन बनेगा कि प्रोलाइसिन बनेगा या कुछ नहीं बनेगा, और जी यू जी होगा तो क्या बनेगा। इस तरीके से जितना भी पॉसिबल सीक्वेंस है ना, वो सब का कोड वो बता चुके हैं, ठीक है। और वो हम आपको दिखाएंगे। जिसका कोड अभी तक, कुछ का कोड नहीं मालूम है, खोजा जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम चीज मालूम हो गया। इतना ही में हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन तैयार कर ले रहे हैं। आपको पता है इंसुलिन का इंजेक्शन, आपको याद है बताते थे कि पहले बहुत महंगा मिलता था, है ना। ये आपका बायोटेक पोर्शन में है, बायोटेक आपका 4th उसमें है, लेकिन हम उधर का पोर्शन आपको समझा देंगे लास्ट में, जब ये पूरा स्टेप समझ जाइएगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर वो अमीनो एसिड का चेन बनता है, और वो अमीनो एसिड का जब चेन बन गया वही प्रोटीन हो जाता है। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं, मदन जागो जागो भाई, नाइट ड्यूटी करके अच्छे सोया कर भाई। हाँ पानी पियो, पानी पियो। तुम नहीं लिया दवाई, अभी जाके ले लेना सामने स्टोर से, सब लोग मल्टीविटामिन खरीद लो। लड़कियां तुम लोग आयरन भी खरीद लो, और आयरन डेली नहीं खाओगी, 2 दिन पे 1 बार खाओगी, ठीक है। आना, मेरे बैग में भी है, हम दिखा दे रहे हैं कौन सा लेना है। चलो ये देखिए, ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। जैसे ही आप खाना खाए, खाना पचा, तो ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया। जैसे ही ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया, आपका जो पैनक्रियाज है उसमें जो बीटा सेल कोशिका है, बीटा कोशिका जो है, उसके डीएनए में इंसुलिन डीएनए, जो उसका जो डीएनए है वो आरएनए बनाएगा, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और वही इंसुलिन बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि हर प्रोटीन, हर कोशिका हर प्रोटीन बना सकती है, ठीक है। सो जाओ मदन, जाओ पीछे जाके सो जाओ। कोई अच्छा यही सो गए, अच्छा ठीक है। समझ में आ रहा
चल, बीटा सेल्स, हाँ बीटा सेल्स ही इंसुलिन बनाता है। अब वो बीटा सेल ध्वस्त हो जाता है तो इंसुलिन नहीं बन पाता है, इसीलिए आपको डायबिटीज हो जाती है। अब बीटा सेल ध्वस्त कैसे होता है? पुअर लाइफ स्टाइल से, जैसे कि मदन रात भर जगा है बेचारा, अच्छा मॉर्निंग में सोया नहीं है, नहीं सोने से भी बहुत सारा हो जाता है, ट्रस्ट मी। अच्छे से कौन 8 घंटा कौन सो रहा है? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। संजय क्यों? अच्छा 10 घंटा सो रह गया 10 घंटा भी मत सो, नहीं सो रही हो। गुड ललिता, गुड खुशबू, गुड सुनीता सो रही हो ना, गुड। 8 घंटा जो भी, असीमा भी सो रही है। आपका नाम क्या है? आसीमा आपका नाम है, और आपका नाम? आपका नाम? अच्छा, और आपका? आपका भी नाम आसीमा है? अच्छा, आसीमा और आसमा साथ बैठ गए हैं, समझ गए ना? हम दिखाएंगे लाइसिन और ल्यूसिन का कॉन्सेप्ट, वही है इन लोग का। ठीक है, नहीं सो रही हो, लॉस हो जाएगा, कॉर्टिसोल लेवल इतना बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन इतना बढ़ जाएगा ना, हमेशा स्ट्रेस होगा। क्या आर यू स्ट्रेस्ड? हम क्लियरली यू आर स्ट्रेस्ड। अच्छा आज, अच्छा तब ठीक है, चलो आ जाओ। अब समझ में आ गया है, जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब पहले देखते हैं जो हमारा हर एक कोशिका जो है, खास करके स्किन का, स्किन की सतह का कोशिका, वो एक 24 घंटा में एक बार जरूर विभाजन करता है। मतलब तुम्हारे शरीर का कोशिका जो ऊपर का है, वो उसका उसमें जो डीएनए वो डबल हो रहा है ना। तो आज हम लोग पहले देखते हैं डीएनए से भी डीएनए बनता है, वो कैसे बनता है। आज हम लोग डीएनए से डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। और फिर कल बनाएंगे डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। परसों, इस सप्ताह पूरा मॉलिक्यूलर छोड़ना मत। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना? बुझाया है? जीन का कॉन्सेप्ट और ये सब जो बता रहे थे अभी, वो समझ में आया है ना? चलो, अब ये डीएनए को ऐसे ही लेके मानते हैं, ठीक है। अब इस डीएनए से एक नया डीएनए हमको बनाना है। क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमोसोम क्या होता है बताइए? इसी डीएनए को अगर हिस्टोन के साथ लपेट के रख दे तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। डीएनए उससे क्या होगा? कंडेंस हो गया, छोटा हो गया, अच्छे से पैक हो गया। जैसे ठीक ऊन का गोला, उसको पूरा खोल दीजिए, पूरा रूम भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं? इतना एरिया तो भर जाएगा। अब बोलेंगे इसको लेके जाना है, सागर बुक को बोलेंगे इसको लेके जाओ, तो पूरा ये तो पूरा एकदम उलझ जाएगा। तो मदन वहां से आएगा, बोलेगा रुको हम तुमको बताते हैं क्या करना है। ये पेन उठाएगा, उसे लपेटना चालू करेगा, तो एक गोल जैसा बन गया कि नहीं? अब आराम से कैरी करके जा सकते हो। तो इसकी आवश्यकता पड़ी ना। तो इसी तरह डीएनए को लपेटने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है। उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में एक तरीके से बांध बांध के हम लोग उसको कस के रखते हैं, ताकि जब विभाजन हो तो डीएनए एक सेल से, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में अच्छे से चला जाए। मान लीजिए बांधने की प्रक्रिया में हिस्टोन डैमेज हो गया तो आपका डीएनए जो है ठीक से नहीं बंधेगा, ठीक से जा ही नहीं पाएगा। फ्लिपकार्ट से जब पैकिंग आता है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट तो करते ही होंगे आप लोग, उसमें फटा हुआ आता है तो आप लेते हैं, बोलते रिटर्न, पैसा भी रिफंड करो, है ना? हाँ हाँ, वापस लो, टूट गया फूट गया हम नहीं लेंगे। तो उसी तरह डीएनए वैसे ही कोशिका मना कर देता है, हम नहीं विभाजन होगा, और वहीं से आपको रोग हो जाता है। हम वो रोग भी बताएंगे आपको, ठीक है? समझ में आया सागर? और तो एक क्रोमोसोम में एक डीएनए, जैसे ही एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए होगा तो सेल कहाँ जाएगा? विभाजन में, ठीक है। और इस तरीके से हमारे बॉडी में 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, हर एक कोशिका में, हर एक कोशिका में, ठीक है। तो हर एक कोशिका में 23 जोड़ा है, 23 जोड़ा है। देखो हर चीज भगवान ने, हाँ, इसी टाइप से बहुत लोग कन्विंस कर, डॉली शादी कर लो, हर चीज जोड़े में है तो साइंस ज्यादा जरूरी है, झारखंड बहुत पीछे, देखा जाएगा। तो कहने का मतलब है, हाँ अब क्या करेंगे, है ना? तो जोड़े में है, तो अगर डिवाइड हुआ है, मतलब अगर स्प्लिट हुआ है तो सेल कहाँ चल जाएगा? डिवीजन में। डीएनए 2 बन गया तो अब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे।
तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर डीएनए डबल कैसे हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कब आप 1 से 2 हो गए, है ना। आज हम बताएंगे कैसे हुआ। सबसे पहले कुछ एंजाइम्स की डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या जरूरत है, तो देखिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं ना। तो वो कौन से एंजाइम्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? जो डीएनए रेप्लिकेशन लिखेगा ऐसे फोटो बना लीजिए और लिखिए एंजाइम। क्या क्या एंजाइम? आपको हम बहुत ऊपर से बता रहे हैं, आपको बता दें मतलब 5-6 हजार तरह का एंजाइम लगता है डीएनए रेप्लिकेशन में, लेकिन आपकी मैडम आपको 4 मुख्य बता देगी, मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, कौन कौन सा है? तो पहला है, लिखिए डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा प्राइमेज। तीसरा लाइगेज। चौथा क्या है? लाइगेज हो गया, प्राइमेज हो गया, हेलिकेज सबसे इंपॉर्टेंट है। याद करिए, आपको बताए थे कि एंजाइम का नाम कैसे होता है? अगर आगे में एज जुड़ गया मतलब उस चीज को तोड़ रहा है। जैसे प्रोटीएज, प्रोटीएज एएससी लगा है ना, इसका मतलब किसको तोड़ रहा है? प्रोटीन को तोड़ रहा है। तो हेलिकेज किसको तोड़ रहा होगा? बोलेंगे हेली को। हेली कौन है? नहीं, हेली क्या है? हेली यहाँ पे ये डीएनए, अयो हाँ डबल हेलिक्स, ये देख रहे हैं डबल हेलिक्स है ना। अब बीच में क्या चीज से जुड़ा है? कौन सा बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। ये हेलिकेज क्या करता है ना, यही हाइड्रोजन बॉन्डवा को तोड़ देता है, तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाता है। समझे? यही इसका हम बताएंगे कैसे कैसे सीक्वेंस। इतना लिख लीजिए। तो लिख लिए? लिखिए लिखिए जल्दी। डीएनए रेप्लिकेशन, हेडिंग दे दीजिए डीएनए रेप्लिकेशन। अंग्रेजी वाले कौन कौन है अभी मौजूद? ओ बस आकर्षण और कोई नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक भी है तो हम करेंगे डिक्टेट। डीएनए रेप्लिकेशन हेडिंग दे दीजिए और लिखिए उसमें जब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण, जब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण एंजाइम की मदद से किया जाता है तो इसे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। जब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण एंजाइम्स की मदद से किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया कोशिका विभाजन की एस फेज में होती है। एस फेज में होती है। आकर्षण लिखो। When a new DNA molecule forms from the existing DNA molecules, then this process with the help of enzymes, with the help of certain enzymes, then it is called as DNA replication.
then it is called as DNA replication. It occurs in the S phase of cell division cycle. It occurs in the S phase of cell division cycle. Okay, चलिए, तो देखिए आपके पास आखिर मान लीजिए डीएनए जो आपके पास ऑलरेडी है, अगर उसमें ठीक से वो डीएनए का दोबारा निर्माण नहीं हुआ, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाना है, नया कोशिका बनना है, तो डीएनए को पहले डबल करेंगे, फिर उसको अलग करेंगे, समझ रहे हैं? तो नया कोशिका के लिए डीएनए बना लिया आप, सबका एक सेम कॉपी बना लिए, तब ना फिर आप नया कोशिका बनाएंगे तो उसमें भी कांस्टेंट रहेगा, 23 का 23 जोड़ा रहेगा, जो आपके मम्मी पापा और आपके पूर्वज से इंफॉर्मेशन मिला है वो रहेगा। सोचिए आपके परदादा खप्पर दादा, मतलब जब से आप धरती पे आए हैं, जो इंसान आपके दादा खप्पर दादा और उससे भी पहले को और छप्पर दादा और ये सब बोलते हैं हम लोग, मतलब हमारे पूर्वजों का डीएनए अभी तक आपके अंदर है। आपके पूर्वज लोग का क्या गुण था, कौन सा डीएनए था, वो अभी तक आपके अंदर है। इसलिए हिंदुइज्म में या इवन आदिवासी समाज में मतलब नेक्स्ट जनरेशन लाना एक पहला मुख्य उद्देश्य माना गया है कि जीवन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, यही सब तर्क हमको मिल रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म। ठीक है, तो ये इसीलिए अब आप देखिए हिंदू में भी, हिंदूज में ये 16 संस्कार बोलते हैं और लास्ट वाला अंतिम संस्कार। ठीक है, तो अंतिम संस्कार भाई साहब, अंतिम संस्कार के लिए आजकल ऐसा सब कुपूत लोग हो गया है ना। मेरे घर के पास अशोक नगर कॉलोनी है, उसमें सब डीसी वीसी सब ऑफिस घर वर एमपी एमएलए सब वही रहता है, कुछ हमारे कॉलोनी में भी रहता है, हरमू में। सबका बच्चा लोग विदेश चला गया, यही सब टॉर्चर था जब हम बाहर थे 4 साल। ठीक है, छुट्टी नहीं मिलती बाहर में, बहुत मतलब बाहर में इतना स्ट्रिक्ट है ना। देखो हम इतना वर्कोहॉलिक, सब लोग बोलता है अरे कितना चीज करती है लड़की, 7 बजे से कोर्ट जा रही है, यहाँ पढ़ा रही है, घर जा रही है, रिसर्च कर रही है, पेपर लिख रही है, वो सब कुछ नहीं है भाई। बाहर में जो सीरियसनेस है ना, वो ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी हुई है। आई हैव बीन ट्रेन टू डू दिस वर्क। तो ये कुछ नहीं है, तो यहाँ छुट्टी भी मार लेते हैं, वहां छुट्टी मार के दिखाओ, सुनाएगा अलग, तो मतलब तुम खुद ही नहीं करोगे। ठीक है, वहां पे डांटता वाटता नहीं है, सीधे सांस रोक के ऐसे घूरेगा सब कि तुमको लगेगा ओ तुम पीछे हो जाओगे, तुमको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। वहां पे कोई डांटता नहीं है, कुछ नहीं कहता, तुम्हारा ग्रोथ तुम्हारे हाथ में। ठीक है, और छुट्टियां नहीं मिलती हैं। ठीक, यहाँ तो अचानक से बोल देंगे पेट दुख रहा था, अरे लड़की है बोल देंगे बस तुरंत छुट्टी, हाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं। वहाँ ऐसा नहीं है बाबू, सबसे मतलब नहीं है। तो सीरियसनेस मतलब हार्ड कोर सीरियसनेस। छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक, इंडिया आने के लिए भी, फिर भी हम इंडिया 4 बार आते थे। पैसा कमा रहे हैं, हम आधा खर्चा करेंगे प्लेन में, हमको आना है, घर आना ही है। ठीक है, सब बोलता है, सब 4-4 साल पे घर आता था, हमें 1 साल में 4 बार आ जाते थे, पैसा था उड़ा रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम देखें, ये जो कुपूत लोग की बात कर रहे हैं, वो लोग आता ही नहीं है। हम अपनी आंख से देखें, और तुम लोग को भी पढ़ाने टाइम में इस पूरे वीक में, मतलब इस पूरे मंथ में हम 2 ऐसा लाश देखे हैं जो एक बहुत बड़े व्यक्ति का था, डीसी रैंक के थे, रिटायर हो गए थे। उनका लाश जानते हो कैसे लेके जा रहा था सब? बच्चा लोग तो आया नहीं, टेम्पू का जो पीछे वाला होता है ना, वहां पे ऐसे मोड़ के डाला हुआ। हम उसी टेम्पू के पीछे चल रहे थे, हम बोले इसीलिए हम नहीं कर रहे। ठीक, नालायक। हम पूरा रातू रोड तक वो इस टेम्पू गया, और उस टाइम मेरा दिमाग जो फिरा, वो मतलब हम क्या क्या सोचने लगे, हमने क्या क्यों जी रहा है आदमी, जब यही होना है। और अंतिम संस्कार कैसे कर रहा है लोग, हमको गुस्सा, इतना खून खोल जाता है मेरा। क्या कैमरा से,
कैमरा लेके खड़ा है, रो रहा है, उधर उन लोग भी व्हाइट कपड़ा पहनने का टाइम भी मिल गया, बहू और बेटा ऐसे रो रहा है कैमरा से व्हाइट कपड़ा पहन के। हमको ये बताइए, हमको तो कभी मेरे घर में कुछ हुआ तो हम लोग को व्हाइट कपड़ा रखे हैं अलग से कि व्हाइट कपड़ा पहन के खड़े हो जाएं? फिल्म फैशन फेयर है भाई, हमको नहीं समझ में आता है ड्रेस कोड। फॉरेन में भी 2 लोग टपका था तो ब्लैक ड्रेस पहन के आना है, हम बोले हमको वो सब हम नहीं मानते हैं। हम गए थे अपना रंगीन पहन के, सब हमको घूर के देख रहा था, सब भी हुआ है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर अंदर में वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिटी या ह्यूमन नहीं होना, गांव के बच्चे ज्यादा अच्छे होते। पता नहीं गांव भी अब पोल्यूट होने लगा है, जो अपने माँ बाप से जुड़े होते हैं। हम कितनी लाशें टेम्पू में देखे हैं, डीसी, जज, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, बेटा बेटी सब एमएनसी में काम करता है, कोई नहीं आ रहा। लेकिन जब घर बेचने का बात आया ना, वैसे ही गए थे, बोले कि कितने का है घर, ऐसे ही पूछने के लिए टाइम पास, उसके लिए उन लोग आ गया था। दिस इज व्हाट इट इज। बट एनीवेज, तो आपके पूर्वज का भी डीएनए इधर है, सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए कैसे खुलता है, पहले स्टेप समझेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, देखिए आपका ये सेल का कोशिका है, सॉरी कोशिका है, ये केंद्रक है। सबसे पहले ये जो एंजाइम्स है ना, इसका मात्रा बढ़ेगा, ये अपने आप होता है। इसका क्या सिग्नल है कोई नहीं जानता है, ये नहीं पता चला कि आखिर ये अचानक से कब ये एंजाइम की मात्रा बढ़ रही है, समझने के लिए, ठीक है। अभी तक साइंस नया है जी, 200 साल हुआ है। अगर बायोटेक्स बोलिए तो 1950 में तो खोजा गया डीएनए, समझ रहे हो। हम लोग जब आजाद हुए तो उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर मिला, समझ रहे हो, तो अभी बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो एंजाइम्स है ना, ये पूरा भर जाता है कोशिका में। जब ज्यादा एंजाइम हो गया तो वो लोग क्या करेगा, काम करेगा। क्या काम है, अब देखिए सबका एक एक काम है। ये जो एंजाइम बढ़ता है ना, इसी को कोशिका विभाजन में जीवन फेज बोलते हैं, समझे। कोशिका विभाजन आपको बताया था ना, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल, ये पाई चार्ट बना रहे हैं, ये सेल मत समझ लेना। इस पूरे फेज को इंटरफेज बोलते हैं, जहां कोशिका विभाजन की तैयारी चल रही होती है, इसको इंटरफेज बोलते हैं। तो पहला फेज जो है जीवन फेज, यहाँ पे यही 4-5 एंजाइम जो है, और भी जो इस एसोसिएटेड एंजाइम है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये प्रोटीन की मात्रा अचानक से केंद्रक में बढ़ जाती है, बढ़ गई, 1 से 2 हो गया। तो अगर मान लो जैसे अभी टीचर लोग हैं, 4 टीचर तुम लोग को पढ़ा रहा है, 2 एब्सेंट है, 2 आ गए, तो क्लास होगा कि नहीं होगा। उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो अपना फंक्शन करेंगे, क्लास लेंगे। तो उसी तरह केंद्रक में वो प्रोटीन सब बढ़ गया। अब देखो ये मतलब प्रोटीन ही एंजाइम, एंजाइम ही प्रोटीन है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या काम होता है सबका, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, ये जो डीएनए है ना, ये सब, ये जो डीएनए ना कहीं से भी नहीं खुलना शुरू करता है। इसका, इस डीएनए में एक सीक्वेंस होता है, जिसको मतलब वही अचानक से वही सीक्वेंस ATGC जो ऐसा होता है ना, उसी तरह से डीएनए पे ही सीक्वेंस होता है, जहां से ये डीएनए खुलना शुरू होगा। इस सीक्वेंस पे ही ये एंजाइम सब आके बैठेगा। इस सीक्वेंस को हम लोग ओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी समझिए, है ना, थोड़ा हमारा रफ में लिखना है तो लिख सकते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मान लीजिए यही है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा ना, सबसे पहले बैठेगा आके हेलिकेज, इसके स्टैंड है पूरा डीएनए का, उसके ऊपर आके बैठ गया वो प्रोटीन, ठीक है, हेलिकेज। अब ये हेलिकेज क्या करेगा पता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जाएगा धीरे धीरे। तो अब डीएनए क्या होगा, खुलना शुरू करेगा, है ना। तो देखिए ऐसा हो जाएगा, डीएनए खुल गया, डीएनए खुल गया, इतना दूर तक खुल गया। और हेलिकेज जो है ना, इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, वो अनजिप कर रहा है। कैसे चेन आप खोलते हैं, बैग का चेन से बंद करते तो खोलते हैं ना धीरे धीरे, तो वो डीएनए को अनजिप करते जाएगा,
ठीक है, अंग्रेजी वाले लिखेंगे हेलिकेज क्या करता है, डीएनए को अनजिप करता है। ठीक है, बोलिएगा हेलिकेज डीएनए को खोलता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ध्वस्त करके। हेलिकेज डीएनए को खोलता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ध्वस्त करके। ठीक है, बेस पेयर के बीच मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड को ध्वस्त करके। ठीक है, द हेलिकेज अनजिप्स डीएनए मॉलिक्यूल बाय destroying हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दी बेस पेयर्स। अगले पेज में लिखिए ना संदीप, पेज पलट के फ्रेश फ्रेश लिखिए। पहला, सबसे पहला क्या काम किया, हेलिकेज। हेलिकेज क्या किया, डीएनए को खोला बेस पेयर के बीच मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड को ध्वस्त करके। और ये फोटो नंदन मिस हो गया। चलो ये डायग्राम बना दो और इसको ऐसे जो गोलाकार से ऐसे बनाए इसको लिखो हेलिकेज। ठीक है, बना लिए फोटो। स्टेप नंबर 2, अभी डीएनए का स्ट्रैंड तो खुल गया है, खुल गया ना। आपको बताया था ना डीएनए का नंबरिंग होता है। डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है, एक एंड को हम लोग 5 प्राइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 5 प्राइम बताए थे, और उसके उल्टा साइड को 3 प्राइम। और 3 प्राइम और 5 प्राइम और 3 प्राइम है तो उल्टा वाला क्या हो जाएगा, 5 प्राइम और 3 प्राइम। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि जो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर कल दिखाए थे उसका अगर आप देखेंगे फॉस्फेट जिस पे जुड़ा है लास्ट वाले में, इसके आगे फॉस्फेट नहीं जुड़ रहा है, वो खाली है लास्ट वाला में। बाकी में तो फॉस्फेट जुड़ रहा है, तब तो उसके बाद और बेस उसमें जुड़, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फॉस्फेट नहीं जुड़ा है तो 5वां जो कार्बन है वो खाली है, उसके साथ कुछ और बॉन्डिंग नहीं हुआ है, तो इसीलिए 5 प्राइम। और यहाँ 3 प्राइम क्यों, वो जो शुगर है उसके साथ नीचे वाले से 3 प्राइम खाली है। फोटो दिखाना पड़ेगा आपको, कल दिखाएंगे, इसको याद रखिए। ठीक है, स्लाइड लेके आएंगे। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम बोलते हैं, और उल्टा में 5 प्राइम 3 प्राइम। अब क्या होता है, ये जो प्राइमेज नाम का एंजाइम है ना, प्राइमेज, वो आके बैठ जाता है, एक बैठता है इधर और एक बैठता है इधर। डीएनए का निर्माण हमेशा से 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। प्राइमेज क्या करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, आप पढ़े ना डीएनए की इकाई, वो हमारी न्यूक्लियस में पड़ी रहती है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस में इकाई जो है जमा हुआ रहता है, वहां पे पड़ा हुआ रहता है, जिससे डीएनए बन गया और डीएनए है। लेकिन उसके अलावा भी जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में मौजूद होता है। समझ गए, समझ रहे हैं ना, मतलब शुगर, बेस और फॉस्फेट यहाँ जहां तहां पड़ा हुआ है। जैसे पजल गेम देखे हैं, वो लेगो जानते हैं, लेगो, लेगो जानते हैं बच्चा लोग का एबैकस। अरे जो छोटा छोटा बॉक्स होता है उसके ऊपर फिट करना पड़ता है, तो उससे आप महल या कुछ कुछ डिजाइन बना सको, है ना। तो जिससे महल बना लिया तो बना लिया, लेकिन बाकी कुछ तो टुकड़ा प्रेजेंट रहता है, उसको फिर, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो उसी तरह केंद्रक के अंदर भी न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है, डीएनए नहीं, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है, इकाई। अब क्या हुआ, प्राइमेज यहां बैठा और यहां बैठा, यहां नहीं। सेकेंड स्टेप लिखिए, प्राइमेज। हेलिकेज लिख के ये बना के हेलिकेज लिख दिए थे। अब नेक्स्ट लिखिए प्राइमेज, हेडिंग दीजिए प्राइमेज। हम भी कंफ्यूज हो गए, एक मिनट, है ना।